अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन और हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। आप इजीली इसे यहाँ से कॉपी करके अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2.1 है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें सिंपल आपने डिफाइन करना है दोनों क्वांटिटीज को। तो सबसे पहले है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। आपने ऐसे ही उसकी ब्लैक मार्कर से हेडिंग दें, डेफिनेशन की हेडिंग दें और सेंट्रलाइज्ड डेफिनेशन लिखें हमेशा। सो हम स्केलर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। Okay, and vector quantity, a vector is that physical quantity which needs magnitude as well as direction to describe it completely. So उसने कहा है कि डिफाइन करें दोनों को, तो दोनों के एक एक नंबर है, तो सिंपल आप डेफिनेशन लिखें, आपको पूरे दो नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2.2, गिव 5 एग्जांपल्स ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। 5 एग्जांपल्स स्केलर की दें, 5 वेक्टर की दें। तो स्केलर की 5 एग्जांपल्स क्या होंगी? डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। ओके, सो ऐसी क्वांटिटीज क्या होगी? स्केलर क्वांटिटीज होगी। और दूसरा क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? जैसे कि हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, फिर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की अब डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, एक्सेलेरेशन है, वेट है, फोर्स है। ये सारी क्या है? दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टेट मीन्स आपने सिंपल डिफाइन करना है, तो सबसे पहले आप हेडिंग दें हेड टू टेल रूल की, फिर आप लिखें टू ऐड वेक्टर्स वी सिंपली अप्लाई अ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल विच स्टेट्स दैट, जो कि क्या कहता है? To add a number of vectors, redraw their representative lines such that head of one line coincides with the tail of the other. यानी एक लाइन का हेड दूसरे की टेल के साथ कंसाइड करना चाहिए, ठीक है। सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय a single vector which is directed from tail of the first vector to the head of the second vector. सो सिंपल अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें, आप हमेशा क्या ड्रॉ करते हैं? दो एक्सेस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सेस ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सेस ड्रॉ करते हैं। दोनों एक्सेस क्या होने चाहिए? हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक हमारे पास होता है ओरिजिन। लेट्स सी, यहाँ से आपने ड्रॉ किया एक वेक्टर, ये हो गया। सो ओके, सो ये क्या यहाँ पे हेड ऑफ वन लाइन coincides with the tail of the other, तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। लेट्स कॉल दिस एज वेक्टर ए। वेक्टर ए। अब इसके आगे ही मैं एक और वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, तो ये क्या है? अब देखें, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर coincides with the, ये देखिए ये टेल आ रही है, टेल ऑफ द अदर। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर। अब ये देखें, यहां से द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल। अब ये टेल से शुरू होता है और हेड की तरफ इस तरह से जाता है, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो आखिरी यानी हेड और हेड एंड पे ज्वाइन हो रहे होते हैं, और ओरिजिन पे टेल और टेल ज्वाइन हो रही होती है। तो आप इसको वेक्टर बी का नाम दे लें, और ये क्या है? हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, तो आप इसको आर का नाम दे लें। तो ये इस तरह से हमारे पास वेक्टर बनता है। रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसे, एक्सिस रिप्रेजेंट करें तो सिंपल आपने ये साथ फिगर बना देनी है। ये फिगर आपकी बुक में भी बनी हुई है, आप बुक से फिगर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर डिस्टेंस टाइप ग्राफ एंड स्पीड टाइम टाइम ग्राफ। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है और स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, हमने दोनों के बारे में बताना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे पहले आपने बताना है ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अ ग्राफ that shows the relationship between distance and time। यानी ऐसा ग्राफ जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, देखिए डेफिनेशन के अंदर ही, आपकी हेडिंग के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि चीज हमारी किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान होगा, और
कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इस बारे में इंफॉर्मेशन देगी। सो आपने की बुक में डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाए हुए, आप उनमें से कोई एक ले लें। तो मैंने ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके सामने ले लिया। सो इस तरह आपने ड्रॉ करनी है, आपने वेक्टर एक्स ड्रॉ करना है, वाई ड्रॉ करना है, टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। साथ आपने प्रॉपर यूनिट लाजमी मेंशन करना है, टाइम मिनट में है और डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ आपको बता क्या रहा है? वी कैन ऑब्जर्व दैट कार हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस शोज दैट द कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी अब देखें, 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 2 - 1 1 सेकेंड होता है, 3 - 2 1 सेकेंड होता है, 4 - 3 1 सेकेंड होता है। तो हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। देयरफॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हमें क्या बता रहा है? मोशन बता रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। जैसे दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ, हम हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो ये ग्राफ चूंकि स्पीड और टाइम के दरमियान होता है, a speed type graph shows the relationship between speed and time taken by a moving body। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। तो हमने एक तरफ क्या ले लिया? स्पीड ले लिया, स्पीड का यूनिट आपने लिखना है मीटर पर सेकेंड। एक तरफ हमने टाइम ले लिया, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड। तो आप जो ग्राफ बनाएंगे आपने उसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन भी लिखनी है। अब देखिए उसने जो वर्ड्स लिखे हैं वो इस ग्राफ से लेके लिखे हैं। यानी आप ये देखें, द स्ट्रेट लाइन दैट इज राइजिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है। दिस शोज दैट स्पीड इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। हर सेकेंड के बाद, यानी 8 × 2 16, इस तरह से 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ। सो 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, और 8 × 3 24 होता है आपके पास। सो इन बाय द सेम अमाउंट आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, हर एक 1 सेकेंड के बाद सेम अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें किस बारे में? बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। स्पीड देखें, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिखूं, एक्सेलेरेशन दिस इज इक्वल्स टू velocity, speed of the object या velocity of the object divided by time taken। so velocity क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम क्या होता है? सेकंड में। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन बन जाती है हमारे पास। तो बॉडी क्या बता रही है? एक तो उसका मोशन यूनिफॉर्म है, दूसरी किस बारे में इंफॉर्मेशन देगी? दूसरी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में? दूसरी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी एक्सेलेरेशन के बारे में। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारा फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा सा फ्री फॉल मोशन रिकॉल करना होगा। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, अर्थ के करीब। Does this imply that a heavier object will fall faster than a lighter object? यानी आप नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है, आप एक हैवियर ऑब्जेक्ट और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम पे फॉल करें, तो दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो पहले गिरेगा जमीन को? तो वो ये कह रहा है कि क्या हैवियर ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा? तो ऐसा नहीं होता, नो। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। द वैल्यू ऑफ जी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाइट से ग्राउंड की तरफ गिर रहा होता है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो सेम होती है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी हम वैल्यू लेते हैं। ऑलमोस्ट क्या होती है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So, no, the acceleration due to gravity is same for all objects near the Earth's surface regardless of their mass। तो फिर हम यहाँ mass को consider नहीं करते हैं, जितना मर्जी हैवी हो जाए। This means that both heavier and lighter objects fall under the same rate। तो heavier और lighter objects दोनों same rate पे fall करेंगे। Okay? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2.6। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको लास्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। The vector quantities are sometimes written in scalar notation, not in boldface। अब अगर आप वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी देखें ना, तो वहां पे बताया गया था कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम राइटिंग में बोल्ड फेस बार बार लिखें ना। तो हम क्या करते हैं? वी राइट अ लेटर। आंसर क्या होगा? डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करेंगे फिर आप? अ वेक्टर इज रिटन एज द लेटर विद द स्मॉल एरो ओवर इट। आप एक लेटर लिखें, ए बी सी वॉट एवर द लेटर इज जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा हमें
बताना तो है ना कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एरो हेड डाल दें, या आप ये लिख सकते हैं आइदर, आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 25 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 25 मीटर टूवर्ड्स साउथ, आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.7, a body is moving with uniform speed, will its velocity be uniform? Give reason. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करिए तो क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? यस, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म एंड इट डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है कि अगर वो बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन हर पॉइंट पे अगर बॉडी जो है डायरेक्शन चेंज करने लग जाती है तब वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो आपने ये कंडीशन साथ लाजमी पर मेंशन करनी है कि it doesn't change its direction, then its velocity will be uniform. Okay, next question is 2.8. Is it possible for a body to have acceleration when moving with? अब हमारे पास दो केसेस गिवन है। क्या बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगी अगर वो मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या अगर वो मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ? तो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सो एक्सेलेरेशन क्या होगी हमारे पास? प्रेजेंट नहीं होगी, नो एक्सेलेरेशन विल बी जीरो। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे होते हैं। सो एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। ओके, since the velocity is not changing so the acceleration is zero। क्योंकि velocity चेंज नहीं हो रही तो acceleration क्या होगी? जीरो होगी। तो acceleration किसी भी बॉडी में उस वक्त प्रेजेंट होती है जब आपकी बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही हो, बोथ चेंज हो रहे हो। लेकिन हमारे केस में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसके जो स्पीड और डायरेक्शन है वो दोनों चेंज नहीं हो रहे, इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया अनचेंजिंग। तो हम क्या कहेंगे, इस वजह से बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होती है। नेक्स्ट है कांस्टेंट स्पीड। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, यस, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगी। अ बॉडी कैन मूव विद द कांस्टेंट स्पीड but still be changing direction, which means that its velocity is changing, so body will have acceleration। तो ये कौन सा केस होता है हमारे पास? ये उस वक्त होता है जब आपकी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो हर पॉइंट पे बॉडी की बेशक स्पीड सेम हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही होती है? आपके पास चेंज हो रही होती है। तो चेंजिंग डायरेक्शन की वजह से हम क्या कहेंगे, बॉडी के पास क्या होगी? एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी। ओके, ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2.8 तक। 8 ही क्वेश्चन थे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो आगे होंगे। अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।